साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि इम्यूनोलॉजी हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हमने कुछ देर पहले इसके और पार्ट को देखा था। अब हम उसके आगे फर्दर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें थोड़ी स्पीड में भी काम करना होगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है? और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है? तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले पार्ट में हमने इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में वेरियस चीज़ों को हमने हाइलाइट किया, कवर किया, कैसे सेल्स को लाइज़ेट किया जाता है, कैसे उनको नष्ट किया जाता है और हीमोपोएटिक स्टेम सेल कैसे डिफरेंस होके डिफरेंट-डिफरेंट लीनिएज में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, बाकी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? अब हम यहाँ पे जो फर्दर पार्ट को देखते हैं, तो वो यहाँ पे दिया गया है अदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इंक्लूड स्पेशलाइज्ड प्रोटीन एंड सेलुलर प्रोसेस, ठीक है? अब और कौन-कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो पैथोजन दैट पेनिट्रेट द बॉडी आउटर एंड इनर सरफेस एनकाउंटर मोर कॉम्प्लेक्स नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कुछ और चीज़ों से उसको सामना करना पड़ता है और वो क्या है? दीज़ इंक्लूड द एक्टिवेशन ऑफ डिफेंसिव सेल एंड द सिक्रीशन ऑफ वेरियस डिफेंसिव प्रोटीन जिसमें कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरफेरॉन आती हैं, ठीक है? तो इंटरफेरॉन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है, हालाँकि इंटरफेरॉन का वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, बट हम यहाँ पे सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे, एक-एक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे कि अब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन देखने जा रहे हैं, तो वर्टिब्रेट ब्लड कंटेन मोर देन 20 डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक तरह की प्रोटीन होती हैं, जो आपके मतलब सिस्टम में फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं दैट मेक अप द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इनके पास होती है। दिस सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड बाय वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक डिफेंस रिस्पॉन्स, हालांकि ये दोनों में इन्वॉल्व होती हैं, बट हम इनको नॉन स्पेसिफिक में पढ़ते हैं। द प्रोटीन एक्ट एज कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस, जो कि एक कैस्केड रिएक्शन होती है, ठीक है? वो कैस्केड का मतलब ये होता है कि आप सिंपल सा इसकी एक डिटेल स्टोरी हम आपको पढ़ाएंगे क्यूबे से, जिसमें मान के चलिए कैस्केड प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिव होगा, वो दूसरे को एक्टिव करेगा, फिर तीसरे को एक्टिव करेगा, तो इस तरीके की एक पूरी प्रोसेस होती है, जो हम इसको आगे समझेंगे, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, अभी आप मोटे तौर पे क्या जानेंगे, फर्स्ट दे अटैच टू स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए माइक्रोब। तो सबसे पहले वो माइक्रोब की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और टू एन एंटीबॉडी जो कि ऑलरेडी बाइंड है। इन आइदर केस बाइंडिंग हेल्प फाइगोसाइटोसिस रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। कहने का अर्थ बच्चों ये है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो, ठीक है? या आपकी जो एंटीबॉडी होती है, मान लीजिए कि क्या होता है कि इनका बेसिकली होता काम क्या है कि मान लीजिए कि ये आपके सेल्स है जो कि गंदी सेल्स है, इन्फेक्टेड सेल्स है, ठीक है? और सराउंडिंग में भी इसी के स्वरूप की मान लीजिए कोई और भी सेल्स पड़ी हुई है, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमको इसको खत्म करना है? तो होता क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होते हैं, मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये डिफरेंट तरीके के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इस पे आके लग जाएँगे या एंटीबॉडी लग जाएँगी इस तरीके से। तो ये क्या होगा कि इनसे ये अलग हो गया, जिससे क्या होगा, जो आपकी फ़ागोसिटिक सेल्स होंगी, ठीक है? जो आपकी फ़ागोसिटिक सेल्स होंगी वो इसको पहचान सकेंगी, ठीक है? वो क्या करेंगी, इसको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगी कि इस ये सेल्स जो है वो खराब हो चुकी है, इसको हमें किल कर देना है, ठीक है? तो मोटे तौर पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इसी को ही ऑप्सोनाइज़ेशन भी बोला जाता है, मतलब 2 डिफरेंट प्रोसेस है, बट दोनों ही प्रोसेस का सेम लॉजिक है, राइट? तो ये बात यहाँ पे हमने समझ ली। इसके बाद क्या होता है, देन दे एक्टिवेट द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स होता है, अट्रैक्ट फैगोसाइट टू साइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो भी सेल्स होगी वो उसको किल करने के लिए इन्फेक्शन की साइट पर आएँगे और फिर उनका लाइसिस कर दिया जाएगा। ठीक है? तो इस पार्ट में छोटी-सी इन्फॉर्मेशन में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया को किल करने में काम आती है, किसी भी पैथोजन को किल करने में काम आती हैं। ठीक है? फिर हम थोड़ा-सा इंटरफेरॉन यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन ए सेल इज़ इन्फेक्टेड बाय ए पैथोजन, इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन, जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं, दैट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ नेबरिंग सेल टू इन्फेक्शन। ये पूरे पार्ट को मैंने आराम से बताया है कि बेसिकली इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्टिंग सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। ठीक है? इंटरफेरॉन्स आर ए क्लास ऑफ साइटोकाइन्स एंड हैव बीन फाउंड इन मैनी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। वेरियस मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरफेरॉन्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट वायरस। ये बहुत पूछा जाता है, केवल और केवल वायरस के केस में ही इंटरफेरॉन एक्टिव होते हैं, ये आपको याद रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये अंतर्गत आते हैं।
ठीक है? इसके बाद इंटरफेरॉन बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है? ऑफ द अनइन्फेक्टेड सेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमने सिग्नलिंग के पार्ट में पढ़ा था कि किसी के रिसेप्टर सेल्स के अंदर होते हैं, किसी के रिसेप्टर सेल्स के बाहर होते हैं। तो इसके रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, जो कि वायरल के रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। तो ये सारी स्टोरी आपको याद रखना होगा। बेसिकली मैंने बताया हुआ है कि वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। इंटरफेरॉन स्टिमुलेट द सेल टू हाइड्रोलाइज बैक्टीरिया वायरल प्रोटीन टू पेप्टाइड, जो कि उनको चाहिए होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फैगोसाइटोसिस क्या होती है? सम फैगोसाइट्स ट्रैवल फ्रीली इन द सर्कुलेटरी एंड lymphatic system, others can move out of blood vessels and adhere to certain tissue. Phago pathogenic cell virus fragments of these invaders can be recognized by phagocyte which then ingest by phagocytosis. अब ये phagocytosis करते कैसे हैं? तो उन करने के तरीके में डिफेंसिन इनकी हेल्प करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो कि क्या करते हैं? उनको पैथोजन को किल कर देते हैं। अब किल कैसे करते हैं आप ये भी समझ लीजिएगा। जैसे होता क्या है कि जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, जिनको हम रॉस बोलते हैं, बेसिकली इसमें इसके एग्जाम्पल्स आप जरूर रट लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि आपके सुपर ऑक्साइड होते हैं, ठीक है? इसीलिए तो आपके सिस्टम में एंजाइम होते हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज वगैरह, सॉर्ट वगैरह, जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को मतलब क्या बोलते हैं कि कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम में जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है? जो कि सिस्टम के लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए वो कंप्लीट फॉर्म में होने चाहिए। तो इसमें सुपर ऑक्साइड आता है, ठीक है, रॉस में। इसके बाद और भी O2 माइनस करके, या जो भी जिनके ऊपर एक अनस्टेबल चीज़ें होती हैं, ये लिस्ट आप याद करिएगा, मतलब बुक्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बाकी मैं फर्दर इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या होता है कि जब इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन या सिस्टम के लिए क्या होता है? वो हानिकारक होता है। तो रॉस जनरेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं? सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस होता है, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज भी होते हैं, ठीक है? जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, नाइट्रोजन स्पीसीज। तो ये दोनों के माध्यम से ही इनको खत्म किया जा सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, अपने पूरे सेल, या अगर आप रिकॉल करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, तो वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या ग्लाइकोलिसिस से मिल जाएगा कि सिस्टम में मतलब प्योर ऑक्सीजन, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन आपके स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए। तो वहीं से ही ये स्टोरी आती है। तो अगर सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो हानिकारक होता है सेल्स के लिए। बाकी अभी आप इतना ज़्यादा इसके लिए परेशान मत होइए। जब मैं बाकी चीज़ें कवर करूँगा, तो हम इसको सेपरेट वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आप देख सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का ज़िक्र यहाँ पे है, ठीक है? नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैंने कवर किया हुआ है सेल सिग्नलिंग के चैप्टर में, ठीक है? नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पे पढ़ाया था किस अमाइनो एसिड से ये बनता है। इसमें अर्जिनिन होता है, ठीक है? मतलब जब बायोसिंथेसिस होती है, तो अर्जिनिन का रोल होता है, वन वर्ड सिंबल आर होता है। ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी, और इस पाथवे को जाके आप ज़रूर रिकॉल कीजिए सेल सिग्नलिंग में, अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये देखिए कि कैसे चीज़ें एक-दूसरे से कोरिलेट होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैंने वहाँ पे वो सेपरेट लेक्चर बना रखा है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड जो भी वहाँ पे पाथवे है, और उसके अलावा जो भी इसका फर्दर चीज़ें होंगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो तीसरी सेल्स आती हैं, आपकी नेचुरल किलर सेल, ये आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है? जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में किल करेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, तो वायरस इन्फेक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक तो आपका इंटरफेरॉन, जो कि आपका साइटोकाइन्स रिलीज़ होंगे, और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारने का काम कौन करेगा? तो नेचुरल किलर सेल्स करती है। एंड सम ट्यूमर सेल्स, यानी कैंसरस सेल्स को भी ये किल करती हैं, देयर नॉर्मल काउंटर पार्ट, एंड इनिशिएट द एपोप्टोसिस ऑफ दिस टारगेट सेल्स। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। इन एडिशन टू दिस नॉन स्पेसिफिक एक्शन, नेचुरल किलर सेल आल्सो इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो हालाँकि हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं, तो वो बेसिकली आपको बहुत अच्छी मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी बुक्स में आपको मिल जाएगी। वो जो आपकी ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, साइटिक सेल्स में हमने किसका नाम जाना? मैक्रोफेज का जाना, ठीक है? बट डिफरेंट ऑर्गन में क्या होता है, इन मैक्रोफेज का स्पेसिफिक नाम होता है। तो अगर हम बोन की बात करेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, किस्मत अच्छी रहेगी, तो ऑस्टियोक्लास्ट होती है। हालांकि मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, बोन में आपकी 2 सेल्स होती हैं,
एक ऑस्टियोब्लास्ट होती है, ठीक है? और एक ऑस्टियोक्लास्ट होती है, ठीक है? ब्लास्ट जो होती है ये बोन का फॉर्मेशन करने के काम आती है और ये जो होती है एक्सेस बोन को क्या करता है, किल करता है या खत्म करते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो एक तरह का मैक्रोफाज है। इसी तरीके से जब आप ब्रेन की स्टडी करते हैं तो ब्रेन में आपका माइक्रोग्लायल सेल्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती है ये आपकी फैगोसिटिक होती है, ठीक है? बाकी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप और भी लेते चलिए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और सेपरेट चीज़ों में आप ऐसे नहीं कवर कर पाएँगे, तो जो जिसका नाम आता जाता है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए मेमोराइज़ करना टफ नहीं होगा, मैं यहीं से ही रटाता हुआ चलूँगा, ठीक है? तो माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं, ये ब्रेन में फैगोसिटिक सेल्स का कार्य करती हैं, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि आपको पता है कि हर ऑर्गन की एक ओरिजिन होती है, कोई एक्टोडर्म होता है, कोई एंडोडर्म होता है, कोई मेसोडर्म होता है। तो मेसोडर्म ये सब चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो ये आप याद रखिएगा एम फॉर माइक्रोग्लियल और एम फॉर मेसोडर्म, ठीक है? तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है? नर्वस सिस्टम आप जब पढ़ेंगे, तो इस पूरे नर्वस सिस्टम की जो ओरिजिन होती है वो क्या होती है? एक्टोडर्म होती है। ये आप याद रख लीजिएगा, ये स्पेसिफिक बातें हैं, बट सारा नर्वस सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी सिस्टम है, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो सारे एक्टोडर्मल हैं। बस ये जो आपका माइक्रोग्लियल सेल्स होती है, ये आपकी मेसोडर्मल होती हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट सेल्स जो आपकी लीवर में होती हैं, ठीक है? लीवर में आपकी एक जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, उनको कुफर सेल्स बोला जाता है, ठीक है? कुफर सेल्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई है जिनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई बच रही हैं तो आप उसको देखिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बट ये पार्ट को आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? कितने टाइप की फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेमेशन पे अब हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप देखते ही हैं, देखा ही होगा, इसको थोड़ा बहुत आप इससे फ़ैमिलियर होंगे। तो इन्फ्लेमेशन इज़ ए कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन या इंजरी के टाइम पे रिस्पॉन्स आता है आपकी बॉडी में। अब ये होता क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं। व्हेन टिश्यू इज़ ए डैमेज बिकॉज़ ऑफ इन्फेक्शन इंजरी द बॉडी रिस्पॉन्ड विथ इन्फ्लेमेशन। तो जब भी डैमेज या इंजरी होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। दिस रिस्पॉन्स कैन हैपन ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द बॉडी। कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं मतलब सेल्स के अंदर ही होगा या बाहर होगा, इंटरनल भी हो सकता है और सरफेस पर भी हो सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। इट आइसोलेट द डैमेज एरिया टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डैमेज। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को अलग कर देता है ताकि वो इन्फेक्शन और ना फैल सके। इट रिक्रूट द सेल्स, जैसा कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया, यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है तो मान लीजिए टिश्यू इंजरी हुई है तो वहाँ पे कोई सेल्स को आना होगा ना कि उसको ठीक किया जाए। तो जो पहली सेल्स आपकी पहुँचती है वो मैंने क्या बताया था, न्यूट्रोफिल्स, राइट? एंड मॉलिक्यूल टू द डैमेज लोकल टू किल द इन्वाइडर एंड इट प्रमोट हीलिंग को प्रमोट करता है। द फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू टिश्यू डैमेज आर मास्ट सेल्स, ठीक है? बेसिकली मास्ट सेल हिस्टामाइन सिक्रीज करते हैं जिससे वो चीज़ें आकर्षित होती हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू टिश्यू डैमेज। कहने का मतलब बेटा ये है, अभी तो आप सोचोगे कि ये उल्टा तो नहीं बता दिए? नहीं, नहीं, उल्टा नहीं बता दिया। एक्चुअली में यहाँ पे ये है कि जब आपकी टिश्यू इंजरी हुई, मान लीजिए कि इस जगह पे आपकी इंजरी हुई, तो कोई केमिकल रिलीज़ होगा ना, ठीक है? मैं बात क्या कर रहा हूँ, केमिकल रिलीज़ होगा। वो रिलीज़ करने का काम कौन-सा केमिकल होगा? मास्ट सेल्स होंगी ना, मास्ट सेल्स होंगी जो कि हिस्टामाइन रिलीज़ करेंगी, ठीक है? ये बातें आपको पता है। लेकिन जो इस जगह पर, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर मैं ये कहूँ कि पहली कौन-सी सेल्स आएँगी, तो फर्स्ट सेल्स जो रिक्रूट होंगी, ठीक है? ये समझिएगा, फर्स्ट सेल जो रिक्रूट होंगी, वो न्यूट्रोफिल्स आएँगी, ठीक है? तो ये बात है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। विच एडहेर टू द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन एंड रिलीज न्यूमरस केमिकल। अब इसमें कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं जो कि आपके रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें कौन से केमिकल होते हैं? इसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है जो एक प्रकार का साइटोकाइन होता है जो कि टारगेट सेल्स में, जो कि प्रोटीन होता है जो किल करता है टारगेट सेल्स को, मतलब जो भी वहाँ पे अनावश्यक चीज़ें हुई हैं। उसके अलावा एक पार्ट यहाँ पे आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, फैटी एसिड डेरिवेटिव होता है, ठीक है? तो ये आपने बायोसिंथेटिक पाथ में पढ़ा होगा। बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन को मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, हालाँकि हम इसको बायोसिंथेटिक पाथवे में डिटेल से पढ़ेंगे।
थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये बेसिकली आपका 20 कार्बन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है? 20 कार्बन कहते किसको हैं? अर्कडोनिक एसिड को कहते हैं, ठीक है? तो हालाँकि मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा, बट फिर भी ये मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट में टिक करा देता हूँ, आपको बायोसिंथेटिक पाथवे की बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो 16 कार्बन आपने पढ़ा होगा, पाल्मेटिक एसिड होता है, ठीक है? तो इस टॉपिक को आप जैसे 16 कार्बन है, 18 कार्बन है, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये फैटी एसिड की स्टोरी है। बट अगर आप कोशिश कीजिएगा, आप उसको चार्ट को लर्न कर लीजिएगा, तो ख़ैर यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, कार्बन 20 का डेरिवेटिव होता है, इसको अर्गडोनिक एसिड कहते हैं और इसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ख़ैर ये चीज़ों को आप इसको मेमोराइज़ कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, बाकी जब हम उस पे पहुँचेंगे तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है? इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव प्ले इन द वेरियस रिस्पॉन्स टू द वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है? इंटरैक्ट विथ नर्व एंडिंग्स एंड आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। तो यानी कि जब भी आपको चोट लगती है, उस टाइम पर जो आपको पेन आता है ना, तो कभी भी जो आपको बॉडी में पेन आते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब कौन-सा ऐसा सब्सटेंस है जो सीक्रेट होता है? तो वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है? प्रोस्टाग्लैंडिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेन के लिए। तो अगर आपको याद करने में दिक्कत होता है तो पी फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन और पी फॉर पेन। तो ये दोनों चीज़ आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा जो डॉक्टर्स दवा भी देते हैं या आपके बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, तो इसी को इन्हिबिट करते हैं। जैसे आप जो एस्पिरिन खाते हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ, एस्पिरिन जो आप खाते हैं वो अल्टीमेटली जाके प्रोस्टाग्लैंडिन की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पेन हो रहा होता है, तो जो ये ड्रग होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद हिस्टामाइन हमने आपको बता ही दिया है, अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है? यही चीज़ें होती हैं, आधी लिख के छोड़ दी जाती है, तो आप ही को याद करना होगा कि कौन से अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, तो हिस्टिडीन का डेरिवेटिव है, जो कि क्या करता है? लीड टू द इची, वाटरी आइड, रेजेस सीन एंड सम टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। बेसिकली क्या करेगा? ये वासोडायलेटर होता है, ठीक है? इसके बाद आपने पढ़ा होगा, आपको चोट लगती है, वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, तो ये सब फीचर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, एंड हीट ऑफ द इन्फ्लेमेशन रिजल्ट फ्रॉम द डायलेशन एंड लीकिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है? तो वासोडायलेटर का काम किसने कर दिया? हिस्टामिन ने कर दिया। जो पेन आपको आया वो काम किसने किया? प्रोस्टाग्लैंडिन ने किया। फैगोसाइट्स इंटर द इन्फ्लेमेड एरिया पर आएंगे, वेयर दे इनगल्फ द इन्वाइडर एंड डेड टिश्यू। फैगोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द हीलिंग एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं, जो कि सेवरल साइटोकाइन को सिक्रीट करते हैं, सिग्नल टू द ब्रेन टू प्रोड्यूस अ फीवर। मतलब क्या है कि आपको तो ये सारी सिग्नल हो गई, अब चूंकि ये बॉडी आपकी सोच रही है कैसे इसको खत्म किया जाए, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, अगर उससे इंक्रीज कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपका एक, मतलब आपकी बॉडी ऐसा सोच रही है कि हो सकता है कि आपका पैथोजन भी उस टेम्परेचर में ना सर्वाइव कर पाए, तो इसलिए जो आपको फीवर आता है उसका यही उद्देश्य होता है, ठीक है? तो ये इन्फ्लामेशन की स्टोरी हो गई। दिस राइज इन द बॉडी टेम्परेचर एक्सेलरेट लिम्फोसाइट प्रोडक्शन एंड फैगोसाइटोसिस, ठीक है? देयर बाय स्पीडिंग द इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बढ़ जाती है। इन सम केस पैथोजेंस आर टेम्परेचर सेंसिटिव, जो मैं बात अभी बता रहा था वो यहीं पे लिखा हुआ है, जिससे उनकी ग्रोथ क्या होती है? वो इनहिबिट हो जाती है। द पेन ऑफ इन्फ्लेमेशन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज प्रेशर ड्यू टू द स्वेलिंग, ये सारी स्टोरी हो गई। द एक्शन ऑफ लीग्ड एंजाइम ऑन नर्व एंडिंग एंड द एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन विच इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व एंडिंग टू पेन। तो ये स्टोरी अब आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे होता है। मान लीजिए कि कोई ये पिंच है, कोई आपको पिन गड़ गया, तो ये सरफेस पे क्या होगा? स्किन की सरफेस पे एपिथेलियम होगा, बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो गए आपकी बॉडी में, मास्ट सेल रिलीज हुए, ठीक है? डैमेज टिश्यू अट्रैक्ट मास्ट सेल व्हिच रिलीज हिस्टामाइन। बहुत सुंदर फिगर बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स में जाएँगे, हिस्टामाइन क्या करेगा? वासोडायलेट कर देगा। मतलब ब्लड वेसल्स पतली थी, अब यहाँ पे क्या हो गई? चौड़ी हो गई, जो कि बिकम लीकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लीव द वेसल्स एंड अट्रैक्ट फैगोसाइट्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होगी, जो कि क्या करेंगी? फैगोसाइटोसिस करने की क्षमता रखेंगी। ब्लड प्लाज्मा एंड फैगोसाइट्स मूव इनटू इन्फेक्टेड टिश्यू, वहाँ पे वो पहुंचेंगे, ठीक है? फैगोसाइटोसिस कर दिया जाएगा। हिस्टामाइन एंड कॉम्प्लीमेंट सिग्नलिंग सीज, फैगोसाइटोसिस आर नॉट नो लॉन्गर अट्रैक्टेड। तो ये सारी स्टोरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम प्लेटलेट स्टिमुलेट एंडोथेलियल सेल डिवीजन हीलिंग द माउंट। तो प्लेटलेट्स स्टिमुलेट एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, जो कि आप पीजीएफ करके
आप इस सिग्नलिंग में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा इमेज यहाँ पे दिया है कि आपको चोट लगी, मास्ट सेल्स ने हिस्टामीन निकाला, हिस्टामीन निकालने के बाद आपकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हुई, फैगोसाइटिक सेल्स एक्टिवेट हुई, फैगोसाइट सेल्स आपकी न्यूट्रोफिल्स आई, समझ रहे हैं? तो ये सारी स्टोरी यहाँ पर हो गई। इसके बाद इनको खत्म कर दिया गया, फिर आपकी चीज़ों को हील कर दिया गया। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोइंग इन्फ्लेमेशन पस में एक्युमुलेट। तो कभी-कभी पस भी एक्युमुलेट हो जाता है। पस क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ लीकी फ्लूइड एंड डेड सेल्स, जो कि आप कभी-कभी देखते हैं व्हाइट कलर का या बहुत ही मतलब पस होता है, आप फ़ैमिलियर होंगे, ठीक है? जिसमें क्या होता है मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड डेड सेल, बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल, मोस्ट न्यूट्रोफिल, यहाँ पे ये बात लिख दी गई है, मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया 65%, एंड डैमेज बॉडी सेल। पस इज ए नॉर्मल रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पस किस प्रोसेस से आपको मिला या कैसे प्रोसेस से वो प्रोड्यूस हुआ, तो इन्फ्लामेशन एंड इज ग्रेजुअली कंज्यूम्ड एंड फर्दर डाइजेस्टेड बाय फैगोसाइट्स, जो कि मैक्रोफाज इसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन मे कॉज मेडिकल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। व्हेन इन वाइल इन्फ्लेमेशन जो होता है ये आपका गुड है भाई। आप सोचते हैं ना, आपको मतलब अभी तक शायद आपको लगता होगा कि फीवर में मेरे को मतलब सॉरी हाँ, आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको फीवर आ जाता है, तो आप ये दुविधा में रहे होंगे कि ये हमारे लिए सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो अच्छी बात है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी इम्यून सेल्स सही है, वो रिस्पॉन्स कर रही हैं। तो आज से जब फीवर आएगा तो आप बहुत ज़्यादा मतलब घबराइएगा नहीं, मतलब जैसे इनिशियली, ठीक है? और बहुत जल्दी दवा भी नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं, आप फ़ैमिलियर होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी इम्यून सेल्स जो हैं, उनको रिस्पॉन्स करने का मौका दीजिए, ठीक है? तो ख़ैर ये बातें हो गई। इन्फ्लेमेशन गुड होता है, बट सम टाइम द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जो होता है वो इनएप्रोप्रिएटली स्ट्रॉन्ग, रिजल्टिंग इन सम एलर्जी कॉज़ कर देता है, या ऑटो इम्यूनिटी भी हो जाती है, एंड सेप्सिस बोलते हैं इसको, मतलब घाव हो जाना। इन दिस केस द रिस्पॉन्स कॉज मोर डैमेज देन वाज ओरिजिनली देयर। वी विल डिस्कस एलर्जी एंड ऑटोइम्यून डिजीज, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इन सम केस ऑफ सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स डज नॉट रिमेन लोकल। कभी कभी क्या होता है कि ये लोकल नहीं रह जाता और पूरी बॉडी में फैल जाता है, जो आपकी आप घाव बोल सकते हैं, सिप्सिस हो जाता है, ठीक है? एंड in a local infection injury, blood vessels dilate, but they do so throughout the body, the lowering of blood pressure that result in a medical emergency। और कभी-कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। द सिम्टम्स, यहाँ पे थोड़ा सा ही पार्ट है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है इस पार्ट में। द सिम्टम ऑफ स्वेलिंग, पेन एंड फीवर, ये आप याद रखिएगा, ये इन्फ्लामेशन का कैरेक्टर है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। पूछा जाएगा कि 4 सिम्टम 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कौन सा इन्फ्लामेशन का सिम्टम है या कौन सा इन्फ्लामेशन का सिम्टम नहीं है। तो स्वेलिंग, पेन, फीवर ये इन्फ्लामेशन के सिम्टम होते हैं। कॉज्ड बाय एक्सेसिव इन्फ्लामेशन कैन बी बॉदरसम टू द पॉइंट ऑफ इनकैपेसिटेशन। डिजीज सच एज रिमेटाइड अर्थराइटिस, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये सब ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड एक्सीडेंट सच एज ए एथलेटिक इंजरी रिजल्ट इन टिश्यू डैमेज। तो ये चीजें हैं। इन ऑर्डर टू मैनेज एक्सेसिव इन्फ्लामेशन, ड्रग्स हैव बीन डेवलप्ड दैट एक्ट ऑन वेरियस साइटोकाइन, या उन पे वो कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल द बार्क ऑफ द विलो ट्री Salix has been known for millennia to contain a potent antidote for fever और swelling के लिए दिया जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है? मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं, आपसे हो सकता है पूछा जाएगा। इन द 19th सेंचुरी द एक्टिव इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाता था, आइसोलेटेड एंड बेटर वर्सन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड वाज मेड। दिस ड्रग को ही एस्प्रिन बोलते हैं, जो भी मैंने इसके पहले जिक्र किया था, ये वहीं की बात कर रहे हैं। वर्क बाय इनहिबिटिंग वन एंजाइम ऑन द पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो समझ रहे हैं पूरी स्टोरी। अदर एंटी इंफ्लेमेशन ड्रग एक्ट ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे, और कुछ जो होती हैं वो हिस्टामाइन पे एक्ट करती हैं, या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है? अब इतनी बातें आई हैं तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? और ये चीजें कुछ चीजें कॉमन सेंस पर ही होती हैं बच्चों। आप डीबीटी का पेपर उठाइएगा 2019 का, ठीक है? उस पेपर में आपको सेक्शन ए में ही एक प्रश्न मिलेगा, ठीक है? जहाँ पे वो बहुत सारी बातें घुमाएँगे कि ऐसा हुआ व्यक्ति के साथ और उसमें एलर्जी आ गई, ये आ गई, तो हम उसको कौन-सा ड्रग देंगे, ठीक है? तो जैसे कि क्या ड्रग देंगे, तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा एंटीहिस्टामाइन,
ठीक है? वही बात यहाँ पे बताई गई है। हालाँकि वहाँ पे हिस्टामाइन था तो एंटी हिस्टामाइन हो गया। अगर हो सकता है कि कभी पेपर में उसने चेंज कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन हम उसको देंगे इंजेक्शन या जो भी हमें देना होगा दवा। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं जो कि मॉडिफाई होके आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा पार्ट हम देख लेते हैं। सेल सिग्नलिंग पाथवे स्टिमुलेट द बॉडी डिफेंस एंड इन्वेडिंग पैथोजन कैन बी रिगार्डेड एज़ अ सिग्नल, जो कि सिग्नल सेल सिग्नलिंग जो कि आप फ़ैमिलियर हो चुके हैं, नहीं फ़ैमिलियर हुए हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिएगा। ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल द बॉडी प्रोड्यूस मॉलिक्यूल, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इंटरफेरॉन, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। दैट रेगुलेट फैगोसाइटोसिस। नॉट सरप्राइजिंगली द लिंक बिटवीन सिग्नल एंड रिस्पॉन्स इज़ अ सिंगल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप पाथवे तो चलेगी ही ना, तो आप फ़ैमिलियर हैं इस चीज़ से। एक की ग्रुप ऑफ रिसेप्टर को हम टॉल लाइक रिसेप्टर कहते हैं। अब ये टॉल लाइक रिसेप्टर क्या होता है? ये एक प्रोटीन होती है जो कि सबसे पहले इंसेक्ट में आइडेंटिफ़ाई की गई है। तो याद रहेगा? इसको याद रखिएगा। वेयर इट इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड सेंसिंग, इन्फेक्शन को सेंस करने के लिए था। कॉम्परेटिवली जीनोमिक्स हैज रिवील्ड एटलीस्ट 10 सिमिलर रिसेप्टर इन द ह्यूमन। इस तरीके के हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स आर ए पार्ट ऑफ प्रोटीन काइनेज कैस्केड होता है दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एटलीस्ट 40 जीन को वो एक्टिवेट करेंगे। ठीक है? बेसिकली द CD4 प्रोटीन, इसको CD का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि टॉल लाइक रिसेप्टर से बाइंड करता है। बेसिकली हर इम्यून सेल्स पे एक क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मार्कर होता है, तो हम इसको आगे समझेंगे। एमंग द मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट दिस पाथवे आर बैक्टीरिया या फंगल सेल वॉल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? बेस बाइंडिंग ऑफ दीज फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल टू द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर सेट्स इन मोशन इज ए कैस्केड सिग्नल होता है, जिससे क्या होगा, चेंज इन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्रोटीन है एनएफ कप्पा बी। घबराना नहीं है, मैं इसके बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगा एनएफ कप्पा बी, जो कि मैंने बताया नहीं था कि मैंने 95% पार्ट्स को कवर कर दिया गया है। जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग पाथवे और कुछ ऐसे ही सिग्नलिंग पाथवे बचे हुए हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। बट अगर आप सेल सिग्नलिंग को मेरे देख लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे स्टोरी क्लियर हो जाएगी। एनएफ कप्पा बी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा लाइट चेन इनहेंस्ड फॉर एक्टिवेटेड बी सेल्स। तो एग्जाम में पूछा गया है कि एनएफ कप्पा बी में बी क्या है, तो वो बी सेल्स है। इट इज अ की ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इन एक्टिवेशन ऑफ बोथ द नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। द शेप चेंज अलाउ एनएफ कप्पा बी न्यूक्लियस में जाएगा, जीन को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे मतलब जो पुराने लेक्चर्स देखे उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और आपने नहीं देखा है तो आप वापस से जाके देखिए, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। राइट? अब हम यहाँ पे जो छोटा सा इमेज यहाँ पे दिया गया है हम इसको देख लेते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ ए बैक्टीरिया जो होगा बाइंड करेगा रिसेप्टर CD14 से बाइंड करेगा, जिससे टॉल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है? CD14 आया, बाइंड किया, किससे बाइंड किया? टॉल लाइक रिसेप्टर से बाइंड किया। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन काइनेज कैस्केड चलेगा। आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा? एनएफ कप्पा बी एक्टिवेट होगा। ठीक है? जिससे क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। एन से एनएफ कप्पा भी, एन से न्यूक्लियस जाके बाइंड करेगा और अपने जीन को एक्टिवेट करेगा। बेसिकली डिफेंसिव प्रोटीन्स जो होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। CD14 इज एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए वाइट ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग मैक्रोफाज एंड मोनोसाइट। तो ये आपको याद रखना है, CD14 ये मार्कर होता है। ठीक है? इस तरीके से मैं आपको बहुत सारे मार्कर पढ़ा दूंगा। तो CD14 जो होता है, जैसे कि ये फैगोसाइट सेल्स, मैक्रोफाज एंड मोनोसाइट का मार्कर होता है। ठीक है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसे कि आपको पता नहीं है, CD4 हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है? CD8 होता है जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए होता है। ठीक है? तो ये सारे मार्कर होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे CD14 देख लिया, किसका हो गया? मैक्रोफाज का हो गया। ठीक है? बाकी एक मैं और आपको बता देता हूँ, CD3। CD3 जो होता है वो सभी टी सेल्स पे पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, मतलब अगर मतलब ये चाहे वो कोई भी टी सेल्स हो, वो CD3 पॉजिटिव ही होगी। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप टी सेल्स को कैसे आइसोलेट करेंगे, तो हम कोई एक ऐसी एंटीबॉडी बनाएंगे जो CD3 से टैग्ड, CD3 से जाके बाइंड करेगी। राइट? बाकी अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे CD क्लस्टर आपको मिल जाएंगे। आप क्यूबे में जाइएगा, क्यूबे बुक में, ठीक है, ग्लॉसरी में देखिएगा, आपको ये चीजें मिल जाएगा। ठीक है? नहीं मिलता है मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी धीरे धीरे जैसे आज ये 4 CD को आपने जाना है, ऐसे रिमेनिंग भी हम समझ लेंगे। ठीक है? अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपको हो गया है फिलहाल के लिए। ठीक है? तो अब हमने यहाँ तक इतने पार्ट को कवर कर लिया है। जो एक पार्ट यहाँ पे जो अभी शेष रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में
ये आपको चार्ट क्यूबे में मिल जाएगा। आप जाइएगा, मतलब इसको और भी बुक से पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि आप इसी से ही पढ़ लिए तो आप पारंगत हो गए, ठीक है? वहाँ पे टॉल लाइक रिसेप्टर्स को पढ़िएगा, वहाँ पे एक चार्ट बना होगा, ठीक है? अभी मैंने ओपन नहीं किया है, तो नहीं तो मैं आपको दिखा देता। टॉल लाइक रिसेप्टर पढ़िएगा, नहीं है अगर आपके पास तो भाई गूगल कर लेना, ठीक है? गूगल कर लेना, ठीक है? टॉल लाइक डाल के तो ये टीएलआर करके आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, 2, 4, 5, 6 इस तरीके से आपको चार्ट मिल जाएगा और इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा। किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। मैचिंग में बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, जैसे कि स्पेसिफिक होता है, जैसे टीएलआर 4 जो होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है, ठीक है? टीएलआर 5 जो होता है वो फ्लैजेला के लिए होता है, ठीक है? ऐसे करके वो पूरा दिया हुआ है, बाकी कुछ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए है, कुछ डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए है। तो आप इस चार्ट को मैं यहीं बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है, ठीक है? इस इम्पोर्टेंट के आगे जितना इम्पोर्टेंट आप जोड़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है? और ये टॉल लाइक रिसेप्टर का चार्ट जो है, वो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको बुक से ढूँढने में समस्या आ रही है तो गूगल बाबा की सहायता ले लीजिएगा, ठीक है? बट इस पार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ तक हमने अब इसको कवर कर लिया है, इन्नेट इम्यूनिटी में हमने जान गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम आएँगे तो हम एडैप्टिव इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, कैसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी कार्य करती है, ठीक है? तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी, बाकी कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो